नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। यानी विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है, परंतु एक राजा ने विधि के विधान को बदलने के लिए एक महात्मा से यानी चैलेंज ले लिया। दोस्तों, आखिरकार यह कहानी हमें क्या संदेश देकर जाएगी, आप कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इस धरती पर जो लिख दिया गया है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। तो कहानी शुरू करें उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक किसान रहा करता था, जो कि किसान काफ़ी गरीब था। दोस्तों, वो अपने खेती में काम करता और उससे जो भी अनाज निकलते उसी से अपना दिनचर्या यानी कहे तो जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे समय बीतते गया और किसान के पत्नी ने गर्भ धारण किया। किसान यह बात जानकर काफ़ी खुश होता है। ऐसे ही समय निकलते गए और प्रसव का दिन आ गया। यानी कहे तो एक दिन किसान के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा इतना सुशील और सुंदर था, उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। तभी दोस्तों एक साधु बाबा उसी रास्ते से जा रहे थे। साधु बाबा ने सोचा कि आखिरकार इस गांव में इतना भीड़ क्यों हुआ है। तभी साधु बाबा सोचते हैं कि मैं भी चलकर देख लेता हूं। साधु बाबा उस गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि एक किसान के घर लड़का हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। दोस्तों, साधु बाबा ने कहा कि मैं भी उस लड़का को जरा तो देखूं। साधु बाबा जैसे ही उस लड़का को देखते हैं, उसके हाथ पर राज अभिषेक की लकीर थी। यह देखकर साधु बाबा समझ जाते हैं कि यह लड़का आगे चलकर यानी 14 वर्ष के बाद यह इसी राज्य का राजा बनेगा और इस राज्य में जो राजा हैं उनके लड़की से शादी होगा। दोस्तों, यह बात देखते ही साधु थोड़ा सा चिंतित हो गए। तभी किसान कहता है कि हे साधु बाबा, क्या मेरे लड़के के भाग्य में क्या है कि आप देख कर चिंतित हो गए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा लड़का आगे चलकर यानी 14 वर्ष के बाद इसी राज्य का यानी राजा बनेगा। यह बात सुनकर किसान कहता है कि आप मुझसे क्यों मजाक कर रहे हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं, नहीं, तुम्हारे लड़के के हाथ पर राज्याभिषेक का चिन्ह है, जिससे यह दर्शाता है कि ये आगे चलकर इसी राज्य का राजा बनेगा। दोस्तों, यह बात साधु बाबा कहकर वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में उन्हें एक राजा मिल जाते हैं और राजा कहते हैं कि हे साधु बाबा, आप कहाँ से आ रहे हैं। तभी साधु बाबा अपना पूरा कहानी सुना देते हैं। तभी राजा कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो किसान का लड़का मेरे बेटी से शादी करेगा और मेरे राज्य का मालिक बनेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, वो राजा सीधे कहे तो घर जाता है और घर पर जाकर एक उपाय सोचता है और अगले दिन कहे तो दोस्तों एक सेंट का रूप धारण करता है और किसान के घर पहुंच जाता है। किसान के घर जाकर बोलता है कि हे किसान भाई, आपके घर एक लड़के ने जन्म लिया है। उस लड़के को आप अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना धन नहीं है और मैं एक सेंट हूँ। अगर आप अपने लड़के को मेरे पास कुछ दिनों के लिए दे देते हैं तो मैं उसे पोस पाल और पढ़ाकर बहुत अच्छा बना दूंगा। दोस्तों, किसान को देने को मन नहीं था, परंतु किसान की पत्नी कहती है अगर सेठ महाराज कह रहे हैं तो इनको दे दिया जाए। कुछ ही साल की तो बात है, उसके बाद अपने बच्चे को हम लोग ले लेंगे। दोस्तों, राजा यानी कहे तो लड़के को लेकर वहाँ से चल देता है। राजा सोचता है कि मैं इस लड़के को गला दबाकर मार देता हूँ। तभी राजा के मन में ख्याल आता है कि मुझे यानी कहे तो बाल हत्या का पाप लगेगा। इसीलिए राजा ने एक यानी कहे तो लोहार के पास जाता है और वहीं से बक्सा बनाता है। उसी बक्सा में लड़का को रखकर तालाब में यानी कहे तो दहवा देता है। उसके बाद दोस्तों तालाब जाकर एक किनारे पर लग जाता है। वहीं पर एक सेंट यानी कहे तो उस तालाब में सुबह सुबह नहाने के लिए आया था। उस बक्सा में देखता है कि एक लड़का है। उस लड़का को निकाल कर यानी कहे तो अपने घर ले जाता है और उसका पालन पोषण करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा यानी कहीं पर जा रहे थे यानी अपने बिजनेस के सिलसिला में। तभी उस सेठ के घर रुकते हैं और देखते हैं कि सेठ के लड़का काफ़ी होनहार और काफ़ी तेज़ है। तभी राजा पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का तो काफ़ी तेज़ है। तभी सेठ कहता है कि मेरा लड़का पूरे जवार में सबसे ज़्यादा तेज़ है और ये मेरा खासकर अपना लड़का नहीं है। तभी राजा कहते हैं कि ये तुम्हारा लड़का नहीं है तो किसका लड़का है। तभी दोस्तों यानी कहे तो वो सेठ कहता है कि ये लड़का मुझे नदी में एक बक्सा में मिला। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। इसका असली माता पिता का मुझे पता नहीं है। दोस्तों, राजा को यह बात यानी याद आ जाती है कि उस नदी में मैंने ही उस लड़का को फेंका था जो कि इतना बड़ा हो चुका है। राजा कहते हैं कि हे सेठ महाराज, आपका लड़का मेरा एक छोटा सा काम कर देगा। तभी दोस्तों यानी
सेठ कहते हैं क्यों नहीं करेगा, आपके ही राज्य में हम लोग रहते हैं, आपका काम जरूर करेंगे। राजा एक पत्र निकालता है और उसमें कुछ लिखकर उस लड़के को बोलता है कि ले जाकर मेरे राज दरबार में दे आना। दोस्तों लड़का अगले दिन यानी पत्र लेकर चल देता है राज दरबार में। वो लेकर जा रहा था, उसके घर से राजा का घर काफी दूर था। वो रास्ते में रात हो जाता है। वो लड़का एक जंगल में यानी कहे तो आराम करने का प्लान बनाता है। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और झोपड़ी में वो लड़का जाता है और यानी कहे तो उसी में एक बूढ़ी माँ थी। उसी झोपड़ी में बूढ़ी माँ से कहता है क्या मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि तुम अगर यहाँ पर रहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे डाकू आते हैं और तुम्हारा सामान छीन लेंगे। तभी लड़का कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आज मुझे रात व्यतीत करने दीजिए, मैं कल सुबह होते ही यानी कहे तो राज दरबार के लिए निकल जाऊंगा। दोस्तों बूढ़ी माँ कहती है ठीक है, तब तुम यहीं पर सो जाओ। दोस्तों कुछ देर के बाद वहाँ पर चोर आ जाते हैं और चोर बूढ़ी माँ से बोलते हैं कि ये लड़का कौन है जो कि आकर मेरे कुटिया में सोया हुआ है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि ये लड़का यानी कुछ एक पत्र लिया है जो कि दिखा रहा था ये राज दरबार में जाने वाला है। दोस्तों राज दरबार में जैसे ही बात सुनते हैं चोर सोचते हैं ये लड़का लग रहा है कुछ कामयाबी है, इसके पत्र में क्या लिखा है हम लोग पढ़कर देखते हैं। जैसे ही दोस्तों चोर पत्र पढ़ते हैं उसमें लिखा था कि ये लड़का जैसे ही आपके राज्य में जाए इसे मरवा देना। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि राजा बहुत यानी क्रूर है, इस लड़का को मरवा देगा, इस पत्र में तुम लोग पलट कर कुछ अलग लिख दो। और बूढ़ी माँ जो बताती है चोर लिख कर उसके पत्र बगली में रख देते हैं और वो लोग जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही लड़का यानी कहे तो राज दरबार के लिए निकल जाता है और रानी के पास जाकर वो पत्र दे देता है। रानी जैसे ही वो पत्र पढ़ती है अचंभित हो जाती है और उस पर राजा का मोहर और सिग्नेचर था। यह देखकर समझ जाती है कि राजा जब मोहर और सिग्नेचर मारे हैं तो उनका ही ये पत्र है और अपने लड़की से उस लड़का का शादी कर देती है। यानी कहे तो दोस्तों जो बूढ़ी माँ थी उस पत्र में लिखवा देती है कि अभी अभी मैंने जो लड़का आपके पास भेजा है वो लड़का यानी कुशल और कारीगर है, इसी लड़का से आप मेरे बेटी का यानी अपनी बेटी का शादी कर देना, मेरे आने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। दोस्तों यह बात रानी पढ़ती है और अपने लड़की का शादी कर देती है। यानी कहे तो दोस्तों अब वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है। तभी दोस्तों कहे तो कुछ महीनों के बाद राजा यानी बिजनेस की सिलसिला से पुनः घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मेरे बेटी का शादी उस लड़का से हो चुका है। तभी राजा कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। तभी रानी कहती है कि आप ही ने तो पत्र में लिखा था। वो पत्र जैसे ही रानी दिखाती है राजा देखकर चौंक जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि इस धरती पर जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं पलट सकता है। दोस्तों यह सब बात सोच ही रहे थे तभी तक वो महात्मा आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे राजन से इसी वक्त मिलना है। तभी उनके मंत्री जाते हैं और राजन को बाहर बुला लेते हैं। राजन यानी कहे तो उस महात्मा से मिलते हैं। तभी वो महात्मा कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि इस धरती पर जो विधि का विधान लिख दिया गया है उसे धरती पर कोई बदलने वाला नहीं है। आपने अपने लड़की का तकदीर बदलने का वादा किया था परंतु आप नहीं बदल पाए। जो इस धरती पर लिखा जा चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता है भगवान के सिवाय। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो राजा को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है और राजा कहते हैं कि इस धरती पर जो लिखा है वही होकर रहेगा, उसे मैं और आप कोई मिलकर नहीं बदल सकते हैं। भगवान अगर नहीं चाहते हैं तो उसे कोई नहीं बदल सकता है, यानी होने को कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों यह बात कहकर राजा कहते हैं कि हमें कभी भी यानी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य कठपुतली है भगवान के हाथ का और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करना है वह भगवान ही करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि इंसान अगर लाख प्रयास कर ले और उसके भाग्य में नहीं है तो वो नहीं मिल सकता है। इस कहानी का ये मकसद नहीं है मेरे दोस्त कि आप प्रयास करना छोड़ दे। आप प्रयास जरूर करें मेरे दोस्त, क्योंकि प्रयास से ही इंसान बेहतर बनता है। चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।